हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संविधान के निर्माण पर। किस तरह से भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। उसमें भी दोस्तों हम किस पर बात कर रहे थे? संविधान सभा की कार्य प्रणाली पर बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे दोस्तों? कार्य प्रणाली पर बात कर रहे थे। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जबकि संविधान सभा की दूसरी बैठक की दोस्तों हम बात करते हैं तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों, इस पर हमने क्या है बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। किसके दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। किसने रखा था दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष रखा। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था, यानी इसमें संविधान के उद्देश्य दे रखे थे। संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे दोस्तों, इसका प्रावधान कर रखा था। और क्या कर रखा था दोस्तों इसमें? सरकार की प्रकृति कैसी होगी, यानी भारत की सरकार कैसी सरकार होगी दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार होगी या किस तरह की सरकार होगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, इसमें संविधान के उद्देश्यों के बारे में दे रखा होता है। संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की जाएगी, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी, इन सारी बातों का प्रावधान कहाँ कर रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव में कर रखा था। सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सरकार लोकतांत्रिक होगी या अलोकतांत्रिक होगी, इस बात की चर्चा कहाँ कर रखी थी? उद्देश्य प्रस्ताव में कर रखी थी। लेकिन संविधान सभा के द्वारा दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यानी ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है, लेकिन इसको संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था दोस्तों? इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगर हम दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो दोस्तों आज की प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। किसको माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। यानी आज की जो प्रस्तावना है, आज की प्रस्तावना में जो भी प्रावधान कर रखा है दोस्तों, उसका आधार किसको माना जाता है? 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव को ही माना जाता है। दोस्तों, संविधान सभा की जब हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा ने दो रूपों में विभिन्न 3 चरणों के माध्यम से कार्य किया था। यानी संविधान सभा के अगर हम कार्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान सभा ने कितने रूपों में कार्य किया था? 2 रूपों में, और क्या है 3 चरणों के माध्यम से कार्य किया था। 3 चरणों के माध्यम से कार्य किया था। अगर हम 2 रूपों की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन से 2 रूप थे दोस्तों? एक तो संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी, संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी। और दूसरा दोस्तों अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी। यानी संविधान सभा 2 रूपों में कार्य कर रही थी दोस्तों। एक तो वो संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही थी, और एक दोस्तों अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। दोस्तों, संविधान सभा जब संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी, तब उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और जब दोस्तों यही संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी,
तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे दोस्तों? जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। यानी ये जो संविधान सभा थी दोस्तों, इसने अलग अलग दिन अलग अलग कार्य किए थे। एक तो संविधान निर्माण के रूप में कार्य किया था और दूसरा दोस्तों अस्थायी संसद के रूप में इसने कार्य किया था। जब ये संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब ये अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। दोस्तों ये जो संविधान सभा थी इसने कब तक दोनों रूपों में कार्य किया था? इसने दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य किया, यानी संविधान निर्माण के रूप में भी कार्य किया और दोस्तों किसके? अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया था। संविधान सभा की दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा 3 चरणों में कार्य कर रही थी। कितने चरणों में कर रही थी दोस्तों? 3 चरणों में कार्य कर रही थी। कौन कौन से 3 चरण हैं दोस्तों? अगर हम पहले चरण की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले चरण में इसने 9 दिसंबर 1946 से दोस्तों 14 अगस्त 1947 तक कैबिनेट के अधीन कार्य किया था। किसके दोस्तों? कैबिनेट के अधीन कार्य किया। जैसे दोस्तों कैबिनेट कहता था वैसे कार्य कौन करती थी? संविधान सभा कार्य करती थी। यानी संविधान सभा 3 चरणों में कार्य कर रही थी। पहले चरण में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक कैबिनेट के अधीन कार्य किया था। जैसा कैबिनेट कह रहा था दोस्तों वैसा ये कार्य करती चली जा रही थी। दोस्तों संविधान सभा का स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 दिसंबर को ही संविधान सभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे चरण में 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक दोस्तों इसने संप्रभु संस्था के रूप में कार्य किया। संप्रभु संस्था के रूप में कार्य किया था। और दोस्तों अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया था दोस्तों? अस्थायी संसद के। यानी दूसरे चरण में हमारा देश दोस्तों जब आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो ये जो संविधान सभा थी दोस्तों संप्रभु संस्था बन गई थी और अस्थायी संसद के रूप में भी इसने कार्य किया। यानी संप्रभु संस्था एक ऐसी संस्था होती है दोस्तों जो अपने फैसले स्वयं ले सकती है, यानी अपने डिसीजन सेल्फ ले सकती है। ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? संप्रभु संस्था कहते हैं। या ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं, जो कि अपने मामलों का निपटारा खुद कर सके, अपने डिसीजन स्वयं ले सके। तो ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरे चरण में दोस्तों इसने 27 नवंबर 1949 से जब तक दोस्तों प्रथम आम चुनाव नहीं होते 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। अस्थायी संसद के रूप में दोस्तों इसने क्या है? कार्य किया। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों भारत की जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी कहलाई, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग दिन अलग अलग कार्यों को कर रही थी। यानी एक दिन तो ये संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी और दूसरे दिन दोस्तों ये अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी। जब ये संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी दोस्तों तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जब ये अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुआ करते थे। और इस तरह से दोस्तों इन्होंने क्या है, ये जो संविधान सभा थी इसने 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य किया था। यानी अगर हम बात करते हैं तो अस्थायी संसद की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कब तक कार्य किया था इसने? 1952 तक। जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आती है तब तक दोस्तों संविधान सभा ही अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अन्य कार्यों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अन्य क्या क्या कार्य कर रही थी? अन्य कार्यों की अगर हम बात करें दोस्तों संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया दोस्तों। और क्या क्या कार्य किया था दोस्तों? संविधान सभा ने
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया, राष्ट्रगान को अपनाया दोस्तों। और किसको अपनाया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों राष्ट्रीय गीत को अपनाया। किसको? राष्ट्रीय गीत को अपनाया था दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रपति को चुना था, राष्ट्रपति को चुना था। और कौन थे दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यानी संविधान सभा दो रूपों में 3 चरणों के माध्यम से कार्य कर रही थी। और दोस्तों अन्य कार्य के अंतर्गत क्या है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाती है संविधान सभा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाती है, राष्ट्रगीत को अपनाती है, और 24 जनवरी 1950 को ही भारत को क्या है दोस्तों पहला राष्ट्रपति देती है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों संविधान सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी। ऐसा माना जाता है लगभग 22 समितियों के, छोटी बड़ी अगर हम समितियों की बात करें तो लगभग 22 समितियों के माध्यम से संविधान सभा कार्य कर रही थी, 22 समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी। लेकिन दोस्तों हम प्रमुख समितियों की अगर हम बात करते हैं, संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हैं जहां से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से उनके अध्यक्षों के बारे में भी दोस्तों क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्रमुख समितियों की बात करते हैं तो दोस्तों संघ समिति की अगर हम बात करें, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, संघीय संविधान समिति की अगर हम बात करें, संविधान समिति की बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति की बात करें या संघीय संविधान समिति की बात करें, या दोस्तों हम राज्यों से संबंधित समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों नियम प्रक्रिया समिति की अगर हम बात करते हैं, नियम प्रक्रिया समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों संचालन समिति की अगर हम बात करते हैं, संचालन समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों बात करते हैं हम तदर्थ झंडा समिति की। तदर्थ झंडा समिति की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करते हैं दोस्तों हम कार्य एवं वित्त स्टाफ समिति की। वित्त स्टाफ समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों कार्य संचालन समिति की बात करते हैं। एक तो दोस्तों संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन कार्य संचालन समिति की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी थे। सलाहकार समिति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सलाहकार समिति की अगर हम बात करें, राज्यों से संबंधित थी दोस्तों ये सलाहकार समिति। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। यानी राज्यों से संबंधित थी दोस्तों ये सलाहकार समिति और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों प्रारूप समिति की अगर हम बात करते हैं, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की
जिम्मेदारी इस पर सौंपी गई थी। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों मौलिक अधिकार उपसमिति थी। मौलिक अधिकार उपसमिति की अगर हम बात करते हैं, उपसमिति की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आचार्य JV कृपलानी। JV कृपलानी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसके अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अल्पसंख्यक उपसमिति की बात करते हैं। अल्पसंख्यक उपसमिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अल्पसंख्यक उपसमिति की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों? HC मुखर्जी थे। यानी अगर हम समितियों की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की संविधान सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी। यानी लगभग ऐसा माना जाता है, छोटी बड़ी समितियों की अगर हम बात करते हैं तो 22 समितियों के माध्यम से भारत की संविधान सभा कार्य कर रही थी। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कुछ समितियाँ हैं दोस्तों, कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्षों के बारे में हम बात करें। संघ समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति, यानी ये जो तीनों समितियां, संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों नियम प्रक्रिया समिति की अगर हम बात करते हैं, संचालन समिति की बात करते हैं, तदर्थ झंडा समिति की बात करते हैं, वित्त एवं स्टाफ समिति की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति की बात करते हैं, अगर संचालन समिति के पूछे दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और कार्य संचालन समिति के पूछे तो KM मुंशी इसके अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या है? अध्यक्ष है। मौलिक अधिकार उप समिति की बात कर रहे हैं, आचार्य JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष दोस्तों HC मुखर्जी थे। लेकिन दोस्तों इन सारी समितियों में सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी उसको हम प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति हम कहते हैं दोस्तों। ये सारी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसको दोस्तों हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। यानी ये जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, इसका क्या कार्य था? इसके अगर हम कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करना इसका क्या है? मुख्य कार्य था दोस्तों। यानी अगर हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति के गठन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो गठन कब हुआ था इसका? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। यानी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। प्रारूप समिति में सदस्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाकी अगर अन्य सदस्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य सदस्य कौन कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे दोस्तों। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे दोस्तों। और ये दोस्तों क्या है? प्रारूप समिति के एकमात्र कौन थे दोस्तों? एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। कौन थे? मुस्लिम सदस्य थे दोस्तों। एकमात्र मुस्लिम सदस्य की अगर हम बात करें प्रारूप समिति में, तो कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे।
दोस्तों के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे दोस्तों। के.एम. मुंशी की बात करते हैं, ये भी क्या है, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और पूछा जाए कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की अगर हम बात करें तो एकमात्र कांग्रेसी कौन थे दोस्तों? के.एम. मुंशी, जो कि मूल रूप से कांग्रेसी थे। हालांकि सभी कांग्रेसी थे, लेकिन मूल रूप से जो कांग्रेसी थे दोस्तों वो कौन थे? के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे दोस्तों। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे दोस्तों। और कौन थे दोस्तों? एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर भी क्या है? प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन माधवराव, एन माधवराव थे दोस्तों। और ये जो एन माधवराव थे दोस्तों, इन्होंने किसकी जगह ली थी? बी.एल. मित्र की जगह ली थी। यानी इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था बी.एल. मित्र का, और उनकी जगह किसको ले लिया गया था? एन माधवराव को ले लिया गया था। टी.टी. कृष्णामाचारी भी दोस्तों इसके सदस्य थे। टी.टी. कृष्णामाचारी सदस्य थे, और इन्होंने किसकी जगह ली थी दोस्तों? डी.पी. खेतान की जगह ली थी। यानी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके उपरांत दोस्तों क्या है, प्रारूप समिति में कौन आ जाते हैं? टी.टी. कृष्णामाचार्य। यानी अगर हम प्रारूप समिति की दोस्तों बात करते हैं तो प्रारूप समिति का कार्य था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के सर बी.एन. राव ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। लेकिन अगर हम प्रारूप की बात करते हैं दोस्तों, तो फाइनली प्रारूप तैयार किसने किया था? ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। ये जो प्रारूप समिति है दोस्तों, इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य ही दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसका गठन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अन्य सदस्यों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। यानी प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य की बात करें तो दोस्तों कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे, जो कि मूल रूप से कांग्रेसी थे। तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। एन माधवराव, जिन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। टी.टी. कृष्णामाचारी जो दोस्तों जिन्होंने क्या है, डी.पी. खेतान की जगह ली थी। तो कुल मिलाकर ये जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया था। किसको सौंपा था दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप कब सौंपा था दोस्तों? 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। हालांकि बाद में इसमें कुछ और संशोधन किए गए, और अंतिम जो प्रारूप था वो कब सौंपा गया था दोस्तों? 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था। यानी कि अंतिम जो प्रारूप था दोस्तों वो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था, और पहली बार संविधान को पढ़ा भी गया था। पहली बार दोस्तों क्या है, संविधान पढ़ा जाता है। संविधान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लगभग अगर हम संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं तो लगभग इन्होंने 60 देशों के संविधान की समीक्षा की थी। यानी भारत का जो संविधान था दोस्तों ऐसे ही बनकर तैयार नहीं हो गया था, बल्कि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, इसके पीछे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। लगभग 60 देशों के संविधान की समीक्षा करने के बाद भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। तो संविधान जो निर्माता थे दोस्तों, उन्होंने 60 देशों के संविधानों की समीक्षा करने के बाद भारतीय संविधान को तैयार किया था दोस्तों। पैसे की अगर हम बात करते हैं, कुल खर्च कितना आया था दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है लगभग 64 लाख रुपए, यानी कि 63 लाख
96,729 रुपये का खर्च आया था, यानी लगभग 64 लाख रुपए क्या है इसमें खर्च हुए थे। दोस्तों 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, किसके 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी भारत का जो संविधान था कंप्लीटली बनकर तैयार कब हो गया था? 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। कब कर दिए गए थे दोस्तों? कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अगर हम उन प्रावधानों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 को लागू कर दिया गया था दोस्तों, 6 को लागू कर दिया गया था, अनुच्छेद 7, 8, 9। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं, 324 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 367, 379 दोस्तों और 380, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394, यानी लगभग 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर का दिन ही दोस्तों क्या है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को कंप्लीट रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यानी भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अनुच्छेद 5 लागू कर दिया गया था, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393 और क्या है 394, यानी लगभग 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए थे। और शेष प्रावधान, संविधान का जो दोस्तों शेष प्रावधान था वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को ये जो शेष प्रावधान था दोस्तों क्यों लागू किया गया था? जबकि भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, तो ये लागू कब क्यों किया गया था दोस्तों? इसके वजह का, इसके लागू करने का एक बहुत बड़े कारण माना जाता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था और 26 जनवरी 1930 की जो तिथि थी, वो जो 26 जनवरी की तिथि थी दोस्तों, उसको ऐतिहासिक तिथि घोषित कर दिया था। यानी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मना लिया गया था। तो उस तिथि का जो ऐतिहासिक महत्व था वो समाप्त ना हो जाए, इसलिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो शेष प्रावधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और 26 जनवरी को ही हम दोस्तों क्या है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। संविधान सभा की जब दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या की अगर हम बात करें, कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो दोस्तों कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम की बात करें दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? बेगम एजाज रसूल। एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा की। जबकि एकमात्र दलित महिला की बात करें, एकमात्र दलित महिला की अगर हम बात करते हैं तो कौन थी दोस्तों? वो दक्षयानी वेलायुधन। कौन थी दोस्तों? दक्षयानी वेलायुधन। यानी एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करते हैं बेगम एजाज रसूल और एकमात्र दलित महिला की बात करते हैं तो दक्षयानी वेलायुधन। दोस्तों 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। इसलिए दोस्तों एक और अधिवेशन होता है जिसको हम 12वें अधिवेशन के रूप में जानते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया दोस्तों, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो इसलिए क्या है 12वां अधिवेशन होता है। और ये कब होता है दोस्तों?
24 जनवरी 1950 को होता है। यानी इस दिन क्या है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते। उस समय दोस्तों संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में दोस्तों 299 सदस्य थे। लेकिन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को केवल 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर दोस्तों क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त दोस्तों एक और अधिवेशन होता है जिसको हम 12वें अधिवेशन के रूप में जानते हैं। तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन होते हैं? 12 अधिवेशन होते हैं। संविधान सभा की दोस्तों आलोचनाएं भी की गई थी, तो आलोचनाओं को देख लेते हैं। आलोचना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा की आलोचनाएं में जब हम देखते हैं तो लॉर्ड साइमन कहते हैं दोस्तों, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था थी। किसकी संस्था कहते हैं दोस्तों? ये हिंदुओं की संस्था थी। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा संविधान सभा की सीटें हिंदुओं के पास थी, इसलिए इन्होंने क्या कहा? इसे हिंदुओं की संस्था कहा। विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, विंस्टन चर्चिल संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहते हैं। एक जाति की संस्था कहते हैं। जबकि दोस्तों ग्रेनविले ऑस्टिन की बात करते हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन संविधान सभा को क्या कहते हैं? संविधान सभा कांग्रेस थी दोस्तों। ये कहते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत थी। कांग्रेस दोस्तों क्या है? भारत थी। यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस को भारत इन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा संविधान सभा की सीटें किसके पास थी? कांग्रेस की। तो ग्रेनविले ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस को भारत कहा जाता है। भारतीय संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था दोस्तों, मोहर के रूप में अपनाया गया। यानी भारत का जो संविधान था दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, इसलिए इसको क्या है? हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। लेखक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत का जो संविधान था वो किसने लिखा था? लेखक की बात करते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। किसके द्वारा हस्तलिखित है दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। जबकि सजावट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी सजावट किसने की थी? शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी। किसने की थी दोस्तों? राम मनोहर सिन्हा ने इसकी सजावट की थी। यानी ये जो मूल प्रतिलिपि थी दोस्तों भारतीय संविधान की, इसको अंग्रेजी भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है और इसको सजाया किसने थे? राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजाया गया था। दोस्तों ये जो लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने मेहताना के रूप में जो फीस ली थी दोस्तों, फीस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कितनी ली थी? इन्होंने कहा था कि मैं भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखूंगा और दोस्तों अंतिम पेज पर दोस्तों अपना और अपने दादा का नाम लिखूंगा। इन्होंने, अगर हम मेहताना फीस की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि मैं भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखूंगा और संविधान के अंतिम पेज पर अपने और अपने दादा का नाम लिखूंगा। तो दोस्तों जो मूल प्रतिलिपि थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इटैलिक शैली में इसको लिखा गया था। लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सजावट राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई थी। जबकि
हिंदी सुलेखन की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में किसने किसने लिखा था दोस्तों? हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी सुलेखन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसके द्वारा लिखा गया था? वसंत कृष्ण बेद के द्वारा इसको लिखा गया था। किसके द्वारा? वसंत कृष्ण बेद के द्वारा। सजावट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सजाया किसने था? इसको सजाया था नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा सजाया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा इसको सजाया गया था। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि संविधान के जनक किसको कहा जाता है, तो संविधान के जनक और जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान लिखा किसके द्वारा गया था, तो संविधान लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको लिखा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।